अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप FIR 2 में तो नहीं है, वो सबसे आखिर में। तो फिर क्या एडवांस में बैठ गए आगे क्या है? समझ नहीं आई। अच्छा चले माश। अंग्रेजी लिखवानी शुरू की थी मैंने कल, काफी सारी अजीब अजीब सी। चलें ये अजीब अजीब अंग्रेजी में और लिखवा लूं उसके बाद फिर इसको समझाता हूं। एक रिकैप सुन लें दोबारा। बिजनेस के एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं जी। कहां है? बिजनेस के एसेट्स बहुत सारे हैं। अगर उनमें से ये देखना हो कि टेंजिबल कौन कौन से हैं तो वो PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री। अगर देखना हो कि फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं तो वो 3 तरह के हैं। कैश वो एक फाइनेंशियल एसेट है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो वो इन्वेस्टमेंट एसेट है, वो फाइनेंशियल एसेट है, और उसके अलावा कोई एक ऐसा रिसीवेबल जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। और मैंने फिर हेडिंग दी थी फाइनेंशियल एसेट्स की, और उसके ऊपर बात शुरू की थी कि इनमें क्या क्या क्लासेस हैं। क्लासेस क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हर क्लास की अकाउंटिंग डिफरेंट है। अब वो क्लासेस बांटनी कैसे है, इसके लिए पहले 2 शाखें बनाई थी। 3 तरह के फाइनेंशियल एसेट्स हैं। कैश की अकाउंटिंग क्या करनी है, वो क्या बताएं क्या अकाउंटिंग करनी है। कैश तो कैश है। पीछे रह गए 2, वो इन्वेस्टमेंट्स जो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में है, इनकी क्लासेस अलग हैं। ये कल राइट शाख बनाई थी। और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव है तो फिर ये दूसरे के लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। इनके लिए अलग शाख बनाई थी। तो वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इनकी क्लासेस अलग हैं। ये मैंने कल राइट शाख बनाई थी। और वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं, इनकी मैंने लेफ्ट शाख बनाई थी। या उल्टा बोल दिया, यही है। तो लेफ्ट शाख बनाई थी वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है, इनकी 3 क्लासेस हैं। और राइट वाली शाख वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है, इसकी 2 क्लासेस हैं। अच्छा, जो दूसरे की इक्विटी है उसकी तो एक ही मिसाल है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। लेकिन जो दूसरे की लायबिलिटीज हैं उसकी मिसालें बहुत सारी हैं। डेटर क्रेडिटर उसी की मिसाल है, लोन दिया हुआ है किसी को उसी की मिसाल है, किसी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उसी की मिसाल है। लेकिन इस चैप्टर में जो ज्यादा डिस्कस होगा वो इन्वेस्टमेंट ही होगी। तो अब हम यहां से अपनी डिस्कशन को 2 हिस्सों में बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये राइट शाख हो गई, और इन्वेस्टमेंट इन किसी के डिबेंचर्स, TFCs, डेट सिक्योरिटीज, ये लेफ्ट शाख हो गई। तो लेफ्ट वाली शाख के एसेट्स की 3 क्लासेस हैं और राइट वाले शाख के एसेट्स की 2 क्लासेस हैं। अब इन क्लासेस के नाम क्या हैं? इतने अजीब अजीब से जो भी हैं, बस हैं, बुरा नहीं मनाना है नामों का, हैं बस ऐसे ही हैं। इन पे बाद में बात होगी। अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है कि कैसे पता चलेगा कौन सा एसेट किस क्लास में फॉल करता है। तो इसके लिए मैंने पहले पढ़ानी शुरू की थी लेफ्ट शाख, यानी वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी हैं, इनकी 3 क्लासेस हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अमोर्टाइज कॉस्ट में लिखा था कि 2 शर्तें हैं, अगर वो दोनों शर्तें पूरी हो गई तो फिर वो एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट में फॉल करेगा। और इसकी अंग्रेजी में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो ठीक है, समझाया भी नहीं। फेयर वैल्यू थ्रू OCI। पहली लाइन तो उसमें वही लिख लें आप, फाइनेंशियल एसेट, ब्रैकेट में वही सब, क्या सब? नहीं, फाइनेंशियल एसेट एक्सेप्ट फॉर आइटम डिस्कस्ड इन 3B, ब्रैकेट बंद। बस यहां तक तो रिपीट करें ना।
एक्सेप्ट फॉर वाले ब्रैकेट तक रिपीट कर लें। यहां तक किया रिपीट। अच्छा, उसके बाद अंग्रेजी लिखें, शैल बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। शैल बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। नहीं लिखना, नहीं लिखना। चलो कोई बात। Shall be classified as fair value through OCI if both of the following conditions are met. If both of the following conditions are met. नंबर ए पहली यानी। अच्छा, कल कुछ हाईलाइट भी किए थे। कल मैंने ए में क्या हाईलाइट करवाया था? कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, और बी में कुछ भी नहीं। बी में कर लें हाँ जी, ये सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये कुछ किताबों में ना इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है, एसपीपीआई टेस्ट। एसपीपीआई कैसे बना? सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एसपीपीआई टेस्ट भी कहते हैं इसको, एसपीपीआई सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अच्छा, कहां तक पहुंचे? बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। नंबर पहली ए, द फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड The financial asset is held within a business model whose objective is. The financial asset is held. The financial asset is held within a business model. ये मुश्किल से अंग्रेजी ना, ये अंग्रेजी भी याद करनी है। ये थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती है और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ए वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, दी फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड विद इन a business model whose objective is अच्छा, यहां तक रुक के कल वाला ए पढ़ें दोबारा। कल वाला ए यहां तक इतना ही था ना, लेकिन अब इसके बाद क्या था? टू होल्ड। आगे हाँ, अब उसमें कलेक्ट था। चलें अब आज वाले ए पे आए। कहां तक लिखा? ऑब्जेक्टिव तक लिख लिया। इज अचीव्ड बाय बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, इस कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज को हाईलाइट कर दें। एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट, ये सेलिंग को भी हाईलाइट कर दें। चलें अगली कंडीशन लिखें बी, और ये जो बी है ये पिछली बी का छापा लगा लें, सेम बी रिपीट कर लें। एमोर्टाइज कॉस्ट का बी बिल्कुल सेम रिपीट कर लें। पहली क्लास वाला जो बी था ना, सेम कॉपी कर लें।
खाली छापा मार लिया। चलें, ये हो गई दूसरी क्लास, और इसमें भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। तीसरी क्लास, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और इसमें भी कुछ समझ नहीं आएगा। मशहूर प्रोफेशंस की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए में क्यों आए? दो ही बातें हैं, या तो इधर मेरिट नहीं आया है ना, या फिर इंटेंशनली आए हैं मेरिट छोड़ के। या तो इधर मेरिट नहीं आया इसलिए यहां आना पड़ा, या फिर मेरिट था छोड़ के खुद इरादतन आए हैं। लिखें अंग्रेजी हैं? हाँ, ये इसी तरह की अंग्रेजी लिखाने लगा। A financial asset shall be measured. A financial asset shall be measured. Classified, sorry, measured नहीं. A financial asset shall be classified as. A financial asset shall be classified as fair value through P&L. A financial asset shall be classified as यही fair value through P&L. If either A, it cannot be classified. It cannot be classified as amortized cost or fair value through OCI. रिपीट कर रहा हूं, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और बी, अच्छा ये और क्या, क्यों? तो इस क्लास में या तो इस वजह से आना है या इस वजह से आना है। ये वजह क्या? मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हुआ इसलिए यहां आ गए। तो एक वजह यह है कि ऊपर वाली कंडीशंस पूरी नहीं हुई इसलिए यहां आ गए, या फिर बी लिखें। और ये वही बी है जिसका ऊपर दो दफा जिक्र किया था, ये ऊपर दो दफा जिक्र किया इसका, एक्सेप्ट फॉर 3B, और ये वो वाला बी है। तो बी में लिखें the entity has comma at initial recognition फिर कॉमा irrevocably है, irrevocably designated the financial asset as fair value through P&L, to eliminate or significantly reduce an accounting mismatch बी पॉइंट की अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं। द एंटिटी हैज एट इनिशियल रिकग्निशन irrevocably designated the financial asset as fair value through P&L to eliminate
और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एन अकाउंटिंग मिसमैच। और इसमें भी आपको कख भी समझ नहीं आया, ऐसे ही है ना, कुछ समझ तो नहीं ना आ रहा किसी को? हाँ बस चलें, ये शाख हो गई पूरी। दूसरी शाख फॉर एसेट जो के दूसरे का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ये वो दूसरी वाली शाख है। अगर एसेट दूसरे का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी मिसाल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसमें क्या क्लासेस थी? दो क्लासेस थी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, इसमें ना वो पॉइंट्स नहीं लिखने, बस एक सीधी ही अंग्रेजी लिखें, यानी इसमें मैं वो नंबर 1 2 हेडिंग नहीं दे रहा। इस शाख में तो 3 हेडिंग्स देके अंग्रेजी लिखाई है ना, अब इसमें बस स्ट्रेट अंग्रेजी लिखवा रहा हूं, इसमें वो हेडिंग्स नहीं दे रहा, बस अंग्रेजी लिखें। ये हेडिंग दे लें फिर अंग्रेजी लिखें। हेडिंग तो नहीं ले ली? अच्छा, अब उसके नीचे अंग्रेजी लिखें। हेडिंग नहीं है, बस जस्ट अंग्रेजी। A financial asset shall be classified as fair value through P&L. Fair value through P&L, और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन। ब्रैकेट में लिख लें डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहां तक का क्या मतलब समझ आया? कि इस वाली शाख में बेशक 2 क्लासेस हैं, कौन कौन सी? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ठीक है, इतना तो आया समझ। चलें अब आगे अगली लाइन लिखें। हाउएवर an entity may classify an investment as fair value through OCI, if both of the following conditions are met. If both of the following conditions are met. अच्छा, अब ये किसकी कंडीशन है? अब ये क्या बात हो रही है? अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हुई तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला है, अदरवाइज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो अब मैं बात कर रहा हूं उस शाख की जहां पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। ये जो 3 क्लासेस थी, ये कौन सी थी? ये जो अभी 3 क्लासेस पढ़ी हैं, ये हम उन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे जो दूसरे की लायबिलिटी हैं, यानी इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, मतलब इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो इनकी 3 क्लासेस हैं। इन तीनों के अंदर ये पहली और दूसरी का था कि अगर इनकी 2 कंडीशंस वो पूरी हो रही है तो इनमें फॉल करेगा। तीसरी क्लास क्या थी कि अगर तो इनकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो उन बेचारों के लिए यह है, और अगर हो भी रही थी तो एंटिटी ने अपनी मर्जी से यहां पर खुद चुना। और अगर इस शाख की बात करें तो इसमें है 2 क्लासेस, लेकिन उनमें से भी बाय डिफॉल्ट क्लास फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। लेकिन अगर कंपनी किसी के लिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई करना चाह रही है तो फिर फॉलोइंग दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब उनमें से नंबर 1, उन बोथ में से नंबर 1। अब ये बोथ कंडीशंस किसके लिए हैं? इस शाख के, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जाना है तो,
अगर वो दो कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर कंपनी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जाएगी। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन वाली बात ना, अभी जितनी अंग्रेजी लिखवाई आपको कुछ समझ नहीं आया, मैंने समझाया भी नहीं है। जितना थोड़ा थोड़ा समझाता हूं वो मैं भी आपको ये अंग्रेजी पूरी कर लूं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह सारी वर्डिंग समझा देता हूं। ये जो भी थोड़ी थोड़ी बात कर रहा था ना, वो सिर्फ इतनी, अभी तक सिर्फ इतनी अकल खोलनी है कि इस क्लास में फॉल करेंगे अगर दो कंडीशंस पूरी हैं, इसमें फॉल करेगी अगर दो कंडीशंस पूरी हैं। लेकिन अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो इसमें है, या फिर होती रहे कंडीशंस पूरी लेकिन अपनी मर्जी से कंपनी यहां पर लाना चाहती है। ये हम 3 क्लासेस की बात कर रहे हैं, उन एसेट्स की, उन इन्वेस्टमेंट्स की जो दूसरे की लायबिलिटी है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। और इन क्लासेस में क्यों बांट रहे हैं, क्या करना है फिर? इनकी अकाउंटिंग अलग अलग है, यानी इन क्लासेस में जो बंट गए उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट है। और वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी है, यानी इन्वेस्टमेंट इन किसी कंपनी के शेयर्स, इस कैटेगरी के एसेट्स की 2 क्लासेस हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। बाय डिफॉल्ट सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली क्लास में फॉल करेंगी। अगर कंपनी ने चाहा तो फॉलोइंग 2 कंडीशंस पूरी हो गई तो फिर वो इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। और ये सब क्लासेस में बांट के फिर क्या करें, उन क्लासेस की अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग फर्क है। तो 2 कंडीशन में से पहली कंडीशन ये है, द इन्वेस्टमेंट इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, द इन्वेस्टमेंट इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, अगर कोई जैसे चलो लैपटॉप मेरे यूज में है, अगर मैं इसको बेच देता हूं तो मैं लैपटॉप की ट्रेडिंग करता हूं। भाई मेरे यूज में था, बेच दिया, तो बेच देना अलग बात है, ट्रेडिंग होना और बात है। ट्रेडिंग होना क्या है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक कंपनी ए है जिसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो ये सारे इसके एसेट्स हैं। अब इनमें से ये सारे की सारी इन्वेस्टमेंट्स बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास में है। लेकिन अगर कंपनी चाहे कि ये वाली और ये वाली, इनको मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए 2 शर्तें क्या हैं कि एक तो इनको ट्रेडिंग के लिए ना रखा हो। क्या मतलब? इनको खरीदा इसलिए नहीं है कि जैसी रेट मिला बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, ये नियत ना हो। दूसरी कंडीशन, the entity has made an irrevocable election वो जो नहीं हो रहे, इलेक्शन कॉमा at initial recognition, फिर कॉमा, to classify the asset as fair value through OCI, चलें जी, अब ये सारी अंग्रेजी समझाता हूं मैं। क्लासिफिकेशन की अब सारी अंग्रेजी में समझाने लगा हूं। ये सारी अंग्रेजी ना याद भी करनी है, एमसीक्यूज में भी काम आ सकती है इनका याद करना, और वैसे भी 3-4 नंबर का पार्ट आ सकता है कि ब्रीफली डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये अंग्रेजियां याद करनी है। और वो बच्चे जो आईएएस ओरिजिनल पढ़ के साथ ले जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो आपकी औकात ही नहीं पढ़ने की, ये तो आपने ओरिजिनल पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी। चलें, ये आसान है, पहले ये समझाता हूं, पहले इसकी अंग्रेजी समझाता हूं, ये आसान है। अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये मिसालें दे रहा था मैं, एक कंपनी है जिसने मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स इसकी बैलेंस शीट में एसेट आ रहे हैं। अब ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स बाय डिफॉल्ट क्लासिफाई होंगी फेयर वैल्यू थ्रू P&L। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इनमें से कुछ या बेशक सारी के बारे में ये फैसला कर सकते हैं कि इनको हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI की क्लास में डालेंगे। लेकिन इनका ये फैसला करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। एक, ये जिनकी बात कर रहे हैं उन शेयर्स को इन्होंने खरीदा इस नियत से ना हो
कि जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा बेचेंगे, यानी इनका खरीदने बेचने वाला काम ना हो। दूसरी शर्त कि जब इन इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा था तो उसी दिन, पहले ही दिन कंपनी ने कसम खाई थी, और वो भी कसम कभी ना मुकरने वाली, कि हम इनकी सारी जिंदगी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली करेंगे। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो फिर ये इनको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास में रख सकता है, अदरवाइज ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास में रखेगा। इस शाख की सारी अंग्रेजी पढ़ लें, इसकी सारी अंग्रेजी पढ़ लें। कौन सा? दोबारा सुन लें, सारा दोबारा सुन लें। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी ना, ये इन्वेस्टमेंट्स इनके एसेट्स हैं, तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को वो अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास के मुताबिक अकाउंट फॉर करेंगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स को वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास में रखना चाह रही हैं तो उसके लिए दो शर्तें दोनों पूरी होनी चाहिए। एक शर्त कि इन इन्वेस्टमेंट्स का मकसद ट्रेडिंग ना हो, और दूसरी शर्त कि जब इन शेयर्स को खरीदा था, जैसे मैं अपनी मिसाल में ये बी और डी की बात कर रहा हूं, कि जब इनमें इन्वेस्टमेंट की थी, जब पहले इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट जिस दिन कर रहे थे इनिशियल रिकॉग्निशन, तो मैनेजमेंट ने उसी दिन फैसला कर लिया था, हैज मेड एन इलेक्शन। लेकिन फैसला वो कभी भी मुकरने वाला नहीं था, हैज मेड एन इर्रेवोकेबल इलेक्शन। किस बात का फैसला? कि वो अपनी मर्जी से, कोई दबाव में नहीं है, अपनी मर्जी से इन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कहना चाहते हैं। बस कर लिया वादा, अब मुकरना नहीं है। तो इस वादे और ट्रेडिंग की नियत ना हो, ये कंडीशंस पूरी हो गई तो ये इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास में कहलाएंगी और बाकी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास में कहलाएंगी। जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली अंग्रेजी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली अंग्रेजी पूरी पढ़ ली? डन? कोई अंग्रेजी का वर्ड ना समझ आ रहा हो? नो, मतलब कुछ नहीं पूछना। चलें जी, अब इनकी अंग्रेजी पे आते हैं। ये जो डिबेंचर्स, टीएफसीज और प्रेफरेंस शेयर्स भी, ये पब्लिक बोरिंग होती है, और जब पब्लिक से बोरिंग की होती है ना, तो जैसे शेयर्स होते हैं इसी तरह इनके लिए भी एक सर्टिफिकेट 10 रुपए का, 100 रुपए का, कोई फेस वैल्यू वाला रखा होता है। और फिजिकली तो खैर मैंने भी कभी फॉर्म नहीं देखा, लेकिन जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक फॉर्म मिला, उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, वो साइन हो गई। तो इसी तरह जब कंपनी, जी, यानी ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को कल को बदल नहीं सकते, ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं बदल सकते। ये इनको ये वाली अकाउंटिंग फिर चलानी पड़ेगी जब तक ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब तक है जहां इनको करना पड़ेगा। अब ये चेंज नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन में चेंज वैसे है नहीं कैफ में, उसी फैप में। जी, यानी कंपनी बी के खरीदे तो 4000 शेयर्स हैं, उनमें से 500 जो हैं वो बेचने के लिए हैं और बाकी 3500 बेचने के लिए नहीं, ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, उन 500 की इन्वेस्टमेंट जिनको नहीं बेचना और उनके लिए ये वादा किया हुआ है कि इनके लिए फलानी अकाउंटिंग करनी है, उनके लिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और वो जो बाकी बेचने वाले हैं उनके लिए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इनकी अंग्रेजी समझाने लगा। ये जो डिवेंचर्स होते हैं ना, पब्लिक बोरिंग होती है ये। तो जब कोई किसी इंडिविजुअल ने कंपनी में डिवेंचर्स में पैसा लगाना है तो कंपनी के पास आएंगे, उनसे वो जो फॉर्म, लेट्स से आप समझ लें जैसे एडमिशन फॉर्म होता है ना, तो अगर किसी ने 100 डिवेंचर खरीदने हैं तो उसको 100 फॉर्म मिल जाएंगे। एक फॉर्म की फेस वैल्यू 1000 रुपए, अगर तो किसी ने 1000 डिवेंचर खरीदने तो उसको 1000 फॉर्म मिल गए। अब उसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है कि कितना कूपन जो इंटरेस्ट रेट था, कितना कूपन मिलेगा, कब मिलेगा, कब कितने कितने पैसे मिलेंगे, कब सारे पैसे वापस होंगे, ये सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है। और वो जो पैसे कंपनी ने उन लोगों को वापस करने हैं वो क्या है जो वापस कर रहे हैं पैसे? ओरिजिनल अमाउंट भी वापस करनी है और इंटरेस्ट भी देना है, और ओरिजिनल अमाउंट को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इन दोनों क्लासेस की दूसरी वाली कंडीशन की अंग्रेजी पढ़ लें। इन दोनों क्लासेस में जो बी कंडीशन थी वो पढ़ लें। हाँ जी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या क्या?
डेट्स, अमाउंट्स के कब कब कितने कितने कैश फ्लोज देने हैं, और वो जो कैश फ्लोज होंगे वो क्या होंगे, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये सीफैप के एक सवाल में ना एसपीपीआई का वर्ड भी आया था, तो हो सकता है कभी कैफ में भी टेस्ट हो जाए, पिछले साल ही टेस्ट हुआ इनफैक्ट एसपीपीआई। तो एक कंडीशन जो दूसरी वाली है बी कंडीशन, उस बी कंडीशन का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है डिवेंचर्स में, उन इन्वेस्टमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन में सारी डिटेल लिखी हुई है कि कब कितना पैसा वापस मिलेगा, और वो जो पैसा मिलेगा वो प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट होगा। और अगर किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी ने ये तय किया हुआ है कि आपको हम इंटरेस्ट भी देंगे 12% और अपने सेल्स का 0.5% भी दिया करेंगे, सेल्स का 0.5% भी आपको दिया करेंगे, हमारी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं आप, तो ये पॉइंट नंबर बी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पैसों के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा सेल्स का शेयर भी दे रहे हैं, तो फिर वो बी पूरी नहीं हो रही होगी कंडीशन। तो बी कंडीशन तब है कि जब पैसे मिलने वालों में बस इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है। बी की अंग्रेजी ओके ओके, ए की अंग्रेजी समझाता हूं। अगर एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 20 साल मैच्योरिटी वाले, क्या मतलब 20 साल मैच्योरिटी वाले, 20 साल बाद उनके पैसे वापस हो जाएंगे, तो 20 साल तक क्या होगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको इंटरेस्ट कहते नहीं है, कहते उसको कूपन है, कूपन। तो 20 साल तक उस पे इन्वेस्टर्स को कूपन मिलेगा। अब किसी एक बिजनेस ने उस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स जैसे मार्केट में शेयर्स बिकते हैं ना, वैसे डिबेंचर्स भी मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। जैसे शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, डिबेंचर्स की भी हो सकती है। तो किसी कंपनी के अगर कोई डिबेंचर्स खरीद रहा है तो क्या रीजन हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है उसका? क्यों कर रहा है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, लेकिन क्यों? एक तो उसका पैसा अब सेफ है और उसको पीरियोडिकली कूपन पैसे मिला करेंगे और एंड पे पैसे वापस मिल जाएंगे। या फिर अगर इतना इंतजार नहीं करना उसने, तो वो मार्केट में बेच भी सकता है। तो किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने वाला इन्वेस्टर या तो डिबेंचर इसलिए खरीद रहा होगा कि उसको अपना पैसा सेफ रखना है और तब तक पैसा पड़े पड़े खराब ना हो जाए, कीड़े ना लग जाए उसको, तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी चाहिए। और उसको यह भी मकसद हो सकता है कि मार्केट में जैसे जैसे रेट अच्छे मिलेंगे ये बेच भी दिया करेगा। तो इस नियत, इस मकसद की अंग्रेजी है बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्टिव इज। इतनी लंबी लाइन का मतलब है नियत, इरादा, मकसद। तो अगर इन्वेस्टर का डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने का मकसद उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लिया करना है, तो ये पहली क्लास का ए पॉइंट। और अगर उसका मकसद है कि हां कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज तो लेने हैं, लेकिन साथ ही साथ नजर रखनी है कि जैसे ही अच्छा रेट मिले बेच भी देना है, तो फिर ये दूसरी क्लास का ए पॉइंट है। अब ये दोनों क्लासेस का पॉइंट ए पढ़ लें। पहले पढ़ लें दोनों क्लासेस का पॉइंट ए अंग्रेजी पढ़ लें दोनों। पढ़ ली अंग्रेजी? नहीं यार, सारी पढ़ ली। अच्छा चलें, पहले मैं और डिस्कस कर लूं फिर बताता हूं। बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्टिव इज का मतलब बताया मैंने, तो फिर इतनी लंबी अंग्रेजी की क्या जरूरत थी? ये ना असल में आईएएस नॉर्मल कंपनीज के लिए बनाने की जरूरत नहीं थी। ये जो आम हम लोग ये अकाउंटिंग में बिजनेसेस पढ़ते हैं ना, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये मेनली उन बिजनेसेस के लिए नहीं लिखा गया आईएएस। ये आईएएस मेनली लिखा गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स हो गए और इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई। तो उनमें फिर बिजनेसेस बहुत बहुत जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं फिर उनका वो बिजनेस मॉडल होता है कि इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, किस पोर्टफोलियोज बना रहे होते हैं, तो इसलिए ये वर्ड बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपके लेवल पे इसका मतलब आप समझ जाए उनका इरादा, उनकी नीयत। तो दोनों में पॉइंट नंबर ए में फर्क है, बी सेम है। अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इसलिए की है
कि जब तक पैसे वो सेफ रखना चाह रहे थे तो अलमारी में रखने की बजाय उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया ताकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिले, तो पहले वाली की कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन अगर साथ साथ नियत यह भी थी कि जैसे ही अच्छा रेट मिलेगा बेच भी देंगे, तो फिर वो दूसरी क्लास में फॉल कर गया। जैसे अगर आप अपने घर में रहते हैं, यानी हॉस्टल या किराए की बात नहीं कर रहा, अपना घर, तो अब्बा जी रोज जाके मार्केट में डीलर से रेट पता करके खुश हो रहे होते हैं कि कितने का घर हो गया है? नहीं, क्यों नहीं है? बेचना नहीं है। लेकिन अगर बेचना हो तो फिर पता कर रहे होंगे, तो जो पता कर रहे होंगे तो घर वालों को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। नहीं, जब तक नहीं बिकता तब तक रहेंगे भी। तो अगर इरादा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके यानी पैसा इन्वेस्ट करके कैश फ्लोस कलेक्ट करना है तो ये क्लास है, और अगर बेचने का इरादा भी है और जब तक अच्छा नहीं बिकता तब तक कलेक्ट कैश फ्लोस भी है तो दूसरी क्लास है। तो ये दोनों के पॉइंट नंबर एज की अंग्रेजी है। अंग्रेजी अगर पढ़ी हो और इस अंग्रेजी में कुछ पूछना है तो पूछें जी। अब पूछें। अरे वाह यार, तो बड़ा जबरदस्त सवाल किया, तो सीफैब लेवल का सवाल है। ठीक है, शाबाश। ये क्लासिफिकेशन की चेंज है, रीक्लासिफिकेशन, तो ये सीफैब में ये रीक्लासिफिकेशन है कि बाद में ऑब्जेक्टिव बदल गया। तो सीफैब 1 जितने भी साल बाद आना चाहे सीफैब 1 में। और इन अंग्रेजी में बताएं, कुछ पूछना है तो। कुछ नहीं, तीसरे की अंग्रेजी जी। स्टार्टिंग में कर देती है ओसीआई में रखेंगे, फिर हम उसे सेल करते हैं, दोबारा से कंपनी में रखेंगे, दोबारा से ओसीआई में रखेंगे या उस पे भी नहीं। अब दोबारा अगर पहले कभी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उनको बेच दिया तो वो खत्म हो गया एसेट। अब जब दोबारा खरीदेंगे तो फिर वो नई इन्वेस्टमेंट होगी, नई इनिशियल रिकग्निशन होगी, फिर दोबारा से वो सारी इनिशियल बातें शुरू हो जाएंगी। तीसरी क्लास में पॉइंट ए का मतलब तो समझ आ ही जाएगा। क्या कि अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मिसाल, एक कंपनी ने अपने ही किसी जानने वाली कंपनी को लोन दिया, लेकिन ये तय नहीं किया कि कब कब आपको कितना कितना पैसा, यानी उनमें चूंकि इनफॉर्मल सा था तो लोन दे दिया, लेकिन उस लोन को पेएबल ऑन डिमांड रख लिया, यानी जब कहेंगे तो वापस कर देना, जब होंगे तो वापस कर देना। तो अब इस पे पिछले दोनों क्लासेस का बी पॉइंट पूरा नहीं हो पा रहा। बी पॉइंट क्यों पूरा नहीं हो पा रहा? स्पेसिफाइड डेट्स ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो दो क्लासेस में फॉल नहीं कर सकेगा, तो इसलिए फिर उसको यहां लाना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में ए पॉइंट ये था कि अगर इनमें फॉल नहीं कर पा रहा तो, और बी पॉइंट ये है कि कंपनी अपनी मर्जी से, और वो मर्जी भी कब चलानी है? एट इनिशियल रिकग्निशन, यानी पहले ही दिन जब इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर रहे थे उसी दिन फैसला कर लिया था कि इन इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर वाली क्लासेस में नहीं, इसी क्लास में रखना है। और ये जो आखिरी बात की हुई है अकाउंटिंग मिसमैच, ये आपसे बहुत ऊपर से जाएगी बात, तो बस इसको ऐसे ही मनोअन तस्लीम कर लें। ये जो अकाउंटिंग मिसमैच की बात लिखी हुई है, नहीं, ये सीफैब में भी ऊपर से ही जाएगी है? ये अगर सेक्टर में जाएंगे तो पता चल जाएगा। हाँ। और जो इक्विटी का भी है, दोनों की एक्सप्लेनेशन थ्री का जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जो आखिरी लाइन लिखी थी, हाँ, इन दोनों में कॉमन बात यही है कि शुरू में कसम खानी है। हाँ, इतना दोनों में बिल्कुल कॉमन है। नहीं, वही बात है। हाँ, वही बात है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन की अंग्रेजी कुछ पल्ले पड़ी। चलें इसकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और पक्की हो जाए बात। और ये जो क्लासिफिकेशन वाली बात है ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकती है, और इसके ना थोड़े डिफरेंट तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बाकी फिर न्यूमेरिकल, वो फिर इसमें नहीं उलझना होता। न्यूमेरिकल के सवाल में क्लियरली पता होता है कि वो कौन सी क्लास में। तो आप आइए बुक में पहले ही सवाल पे, IFRS 9 प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहले वाला ही पे आ जाए। IFRS 9 में प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला,
पहला ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। हाँ जी पहुंचे। 4 पॉइंट्स हैं इसमें और 4 अलग अलग कंपनीज के नाम लिखे होंगे। ये बुक पहले मैं बनाता था, फिर वो मिर्जा साहब ने बुक ले ली थी, फिर मेरे जो बनाए हुए सवाल थे उन्होंने नाम ही बदल दिए कंपनीज के। तो ये नाम जो है ना, वो जिसके पास पुरानी बुक है कोई राइस की, उसमें मैंने और नाम लिखे हुए हैं, बहरहाल अंदर चीज वही है। तो 4 पॉइंट्स हैं। इसमें करना आपने ये है अभी कि सवाल पढ़ें, और इसकी अंग्रेजी की टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि ये ओरिजिनल आईएएस की एग्जांपल उठाई थी मैंने, तो थोड़ी सी वर्डिंग एडवांस है, लेकिन आपको अगर इसकी टूटी फूटी बात भी समझ आ जाए ना तो काफी है। करना ये है कि इन चारों में ये पहचानना है कि ये कौन सी वाली क्लास है, और ये सवाल मैंने इसके लिए बनाया है, यानी इसके लिए नहीं है। आल्दो के मैंने कहीं लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, लेकिन सवाल मैंने असल में उठाया इसके लिए। तो ये इसको सामने रख के आपने देखना है कि कौन सी क्लास है, और पढ़ें, सोचें और सोल्यूशन देख लें।
हाँ जी, पढ़ा। अच्छा, अब इसमें से आप अंग्रेजी में उलझ के रह गए होंगे तो उसमें से मैं आपको निकालता हूं। पॉइंट नंबर 1 में काम की बात यह है कि इन्वेस्टमेंट क्यों की है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस कलेक्ट करने के लिए। हाँ, अगर मजबूरी हुई तो मजबूरी में बेच सकते हैं, जन्म जन्म के साथ की कस्में नहीं खाई हैं। मजबूरी हुई तो बेच देंगे, लेकिन इरादा नहीं है बेचने का। अच्छा, मजबूरी क्या हुई? या तो हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, या फिर जिस कंपनी के डिवेंचर्स थे वो कंपनी ही फारिग हो गई, तो फिर भी बेचेंगे ना, मनूस को क्यों रखेंगे साथ? तो इन्वेस्टमेंट का मकसद कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस कलेक्ट करना। तो कौन सी क्लास हुई? अमोर्टाइज कॉस्ट। दूसरा वाला, कंपनी का इरादा है उसने 10 साल के बाद कहीं पैसा खर्च करना है, तब तक वो संभाल के रखना चाह रहे हैं। 10 साल बाद जरूरत है पैसों की, तो उन्होंने सोचा कि हम इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं ताकि 10 साल बाद इस्तेमाल करके बस बेच दें, फिर वो खर्चा कर लेंगे। हाँ, अगर कोई मजबूरी हुई तो फिर बेच दें तो बेच दें, अदरवाइज बेचने का इरादा नहीं है। लास्ट सेंटेंस, ओनली सेल्स दैट आर इनसिग्निफिकेंट इन वैल्यू अकर बिफोर मैच्योरिटी अनलेस देयर इज एनी इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। यानी पैसे डूबने का खतरा होगा तो इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे, वरना नहीं है बेचने का इरादा, तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट। बाकी अंग्रेजी ऊपर से जारी है, जाने दें। पॉइंट नंबर 3, दूसरी लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं। पॉइंट 3 में दूसरी लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं। होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स टू collect the contractual cash flows and when an opportunity arises it will sell। तो अब ये अभी से बेचने की नीयत है, तो अब ये कलेक्ट भी है, सेल भी है, तो ये दूसरी वाली क्लास में आ गया। और चौथा पॉइंट, ये भी मैं तीसरी लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं। होल्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेल, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, एक सवाल लिखें और इसको तसल्ली से सोच समझ के एब्रीवेशन में ही चाहे आंसर कर देना। मैं आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट लिखवा रहा हूं और आपका सवाल यह है कि आपने इसमें से मार्क करना है कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी है और कौन सा फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी नहीं है। लिखें सवाल, एग्जांपल्स बता रहा हूं कुछ। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। मुख्तलिफ आइटम्स बता रहा हूं, इसमें से आपने ये पहचानना है, मार्क कर देना कि फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। एक मैंने चीज बताई है ट्रेड रिसीवेबल, एक बताया इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल, राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट,
इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री लिख लिया। अच्छा, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और चलें एक और लिख लें, लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी। चले करें इसमें से, फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, या दोनों में से नहीं है? हाँ जी, डन, नॉट डन है। डन। ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि हमारा कस्टमर से पैसे लेना कॉन्ट्रेक्चुअल हक होता है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये तो है ही, इस पे तो इतनी सारी कहानियां हो गई, ये तो है। लीज रिसीवेबल, हाँ फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ लेसी के साथ, तो ये फाइनेंशियल एसेट है। ये अलग बात है कि लीज रिसीवेबल की अकाउंटिंग हम यहां नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर यहां पढ़नी है तो 20 दिन से क्या कर रहे थे। तो इसलिए लीज रिसीवेबल है फाइनेंशियल एसेट, लेकिन उसकी अकाउंटिंग IFRS 9 नहीं सिखा रहा, वो IFRS 16 सिखा चुका। तो लीज रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है। राइट ऑफ यूज फाइनेंशियल एसेट नहीं है, तभी तो उसको पीपी में रखते थे। और क्या है? इनकम टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जबरदस्ती लेने पैसे हमसे। और इन्वेंट्री ये नहीं है, राइट टू रिसीव तो है ही नहीं, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस फाइनेंशियल एसेट नहीं है। नहीं, हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? वो इंश्योरेंस एक्सपेंस जिसको भी एक्सपेंस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ईयर एंड आ गया, अगले साल से रिलेट कर रहा है, तो क्या पैसे लेने हमने? आप इसको मिक्स कर गए हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल से। जिनको लग रहा है फाइनेंशियल एसेट है, वो तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होता तो वो फाइनेंशियल एसेट होता। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? ये तो जो प्रीमियम दिया था उसको एक्सपेंस बनाने से फिलहाल रुक गए हैं, अगले साल बना देंगे एक्सपेंस, पैसे तो नहीं मिलने वापस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस फाइनेंशियल एसेट नहीं है। आगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, फाइनेंशियल एसेट नहीं है। अच्छा, क्या पता ये लैंड हो जो बेचने के लिए रखी हो, तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल हक तो नहीं है पैसे लेने का, तो बेचते तो फिर की बात थी। आगे, ट्रेड पेएबल्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सेल्स टैक्स रिफंडेबल, ये हमारा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है, ये तो वैसी लॉ के तहत राइट है, स्टैट्यूटरी राइट कह लें आप इसको, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है।
पैसे लिए थे, क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा, पहली बात ये एसेट है कि लायबिलिटी है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी है। क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारी जिम्मेदारी है टू पे? नहीं, गुड्स देनी है उसको हमने, पैसे पहले मिल गए हैं, गुड्स देना जिम्मेदारी है, पैसे देना जिम्मेदारी नहीं है। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। लीज लायबिलिटी हाँ फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।